इस चैप्टर में हम कोल्ड वॉर एरा के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ओवरव्यू में बता देती हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले कोल्ड वॉर होता है कि जो एक लंबे टाइम तक खींचतान चलती है ना किसी दो कंट्रीज़ के बीच में या कुछ कंट्रीज़ के बीच में, पर लड़ाई पूरी तरीके से नहीं होती है, दैट इज़ कॉल्ड कोल्ड वॉर। और हॉट वॉर होता है जहाँ पे हमला हो जाता है, अटैक कर देते हैं एक दूसरे पे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर में क्या है, दिस चैप्टर प्रोवाइड अ बैकड्रॉप ऑफ द एंटायर बुक। ये चैप्टर हमने पिछली बुक में जो भी कुछ पढ़ा उसका एक छोटा सा ओवरव्यू है और रिव्यू है, मतलब आपका एक रिवीजन हो जाएगा। द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर इज़ यूजली सीन एज द बिगनिंग ऑफ द कंटेम्प्रेरी एरा इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स विच इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस बुक। जो कोल्ड वॉर का एंड हुआ था उसको हम कंटेम्प्रेरी एरा की शुरुआत मान सकते हैं। ठीक है, इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स जिसमें जो कि इस बुक में बताया गया है, इट इज़ देयर फॉर एप्रोप्रिएट दैट वी बिगिन द स्टोरी विद डिस्कशन ऑफ द कोल्ड वॉर। तो इस बुक में हम जो बात शुरू करेंगे वो कोल्ड वॉर से शुरू करेंगे। दिस चैप्टर शोज़ हाउ डोमिनेंस ऑफ टू सुपर पावर। इस चैप्टर में बताया गया है कि कैसे दो सुपर पावर हैं, यूएस यानी कि अमेरिका और दूसरा है यूएसएसआर। उनकी दोनों की बात की गई है कि उनके बीच कैसे कोल्ड वॉर चला। इट ट्रैक्स द वेरियस एरिना ऑफ द कोल्ड वॉर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और कैसे ये कोल्ड वॉर अलग अलग पार्ट को, डिफरेंट पार्ट्स को अफेक्ट किया। द चैप्टर व्यू द नॉन अलाइन मूवमेंट as a challenge of the dominance of the two superpower and describe the attempt by the non-aligned country to establish a new international economic order। तो नॉन अलाइन मूवमेंट को कैसे चैलेंज करते हैं, कैसे चैलेंज किया, और नॉन अलाइन कंट्रीज़ ने कैसे NIEO को इस्टेब्लिश किया। ठीक है, अब देखो वॉर तो होने वाला था यूएसएसआर और यूएस में, पर उससे सिर्फ वो दोनों अफेक्ट नहीं होते, उससे बाकी की कंट्रीज़ भी अफेक्ट होती। तो इसमें बताया जाएगा कि कैसे क्या होने वाला था दो कंट्रीज़ के बीच और किस वजह से उनका मतलब जो वॉर होने वाला था वो रुक गया, क्या आइडियोलॉजी थी उनके पीछे, किस विचार की वजह से वो ऐसा करने से रुके, ये सब इसमें बताएंगे। आपने लास्ट टाइम क्लास 11th में आपने ये सब पढ़ा होगा कि किस किस टाइप की आइडियोलॉजी होती है और क्या होता है। ठीक है, तो इसमें भी यही सब बताया है। अब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या है? ये कहानी है अप्रैल 1961 की। जो लीडर्स थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यानी कि यूएसएसआर के जो लीडर्स थे वर वरिड दैट, वो चिंतित थे, क्यों, दैट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए वुड इन्वेड कम्युनिस्ट रूल्ड क्यूबा, कि वो ना क्यूबा पे वो ना कर ले, कब्ज़ा ना कर ले अमेरिका। तो जो ये थे ना यूएसएसआर के लीडर्स, वो इस वजह से बहुत टेंशन में थे कि कहीं जो अमेरिका है वो क्यूबा पे कब्ज़ा ना कर ले एंड ओवरथ्रो फिडेल कैस्ट्रो द प्रेसिडेंट ऑफ स्मॉल आइलैंड। क्यूबा जो है वो एक छोटा सा आइलैंड है, जो ऐसा समझो वो बिल्कुल अमेरिका का जो कोस्टल एरिया है ना, समुद्र के आसपास ही बिल्कुल उससे लगता हुआ है क्यूबा। ठीक है, अमेरिका के बिल्कुल नज़दीक है। तो वहाँ का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम है फिडेल कैस्ट्रो। तो जो यूएसएसआर के लीडर थे उनको डर था कि अमेरिका के बिल्कुल करीब है क्यूबा, तो वो उस पर कब्ज़ा भी कर सकते हैं, और उसका जो प्रेसिडेंट है फिडेल कैस्ट्रो उसको भी वहाँ से ओवरथ्रो यानी कि उखाड़ के फेंक सकते हैं, मतलब उसको वहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, तो क्यूबा वॉज एन एली ऑफ सोवियत यूनियन। अब क्यूबा था तो अमेरिका के बिल्कुल जड़ में, पर उसकी फ्रेंडशिप किसके साथ थी? यूएसएसआर के साथ।
क्योंकि क्यूबा को डिप्लोमेटिक और फाइनेंशियल दोनों तरह की हेल्प यूएसएसआर से मिलती थी। निकिता खुर्शेव, द लीडर ऑफ सोवियत यूनियन। अब जो निकिता खुर्शेव थे, जो कि यूएसएसआर के लीडर थे, डिसाइडेड कन्वर्ट क्यूबा इनटू रशियन बेस। उन्होंने क्या सोचा कि क्यों ना क्यूबा को हम रशियन बेस में चेंज कर देते हैं। इन 1962 ही प्लेस न्यूक्लियर मिसाइल इन क्यूबा। 1962 में उन्होंने क्यूबा में मिसाइल्स लगा दी, क्योंकि वो क्या चाहते थे, क्योंकि नहीं तो क्यूबा पर अमेरिका का कब्ज़ा हो जाता, अमेरिका क्यूबा को अपने अंडर में ले लेता। तो उन्होंने सोचा उसको रशियन बेस में चेंज कर देते हैं, क्यूबा में मिसाइल लगा के हम अमेरिका पे अटैक कर देते हैं, उसको थ्रेटन करते हैं, डराते हैं अमेरिका को। तो उन्होंने द इंस्टॉलेशन ऑफ दिस वेपन्स पुट द यूएस फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर द फॉर्म ऑफ क्लोज रेंज नियर बाय डबल्ड द नंबर ऑफ बेसिस और cities in America's mainland which could be threatened by USSR। उन्होंने क्या करा, जो वहाँ पे वेपन्स और मिसाइल्स इंस्टॉल की ना क्यूबा में, वो उन्होंने जितने शहर अमेरिका में नहीं होंगे उससे भी ज़्यादा वहाँ पे वो मिसाइल्स लगा दी। सिर्फ किस लिए? ताकि यूएसएसआर अमेरिका को डरा सके। ठीक है, अब क्या हुआ? 3 weeks आफ्टर द सोवियत यूनियन हैड प्लेस न्यूक्लियर वेपन्स इन क्यूबा। ठीक है, तो 3 हफ्ते बाद यूनियन जो ये था यूएसएसआर, उन्होंने सारे वेपन्स वगैरह क्यूबा में लगा दिए। द अमेरिकन्स बिकेम अवेयर ऑफ इट। अमेरिका को पता चल गया। द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स वर रिकलेंट टू द एनीथिंग दैट माइट लेड टू द फुल स्केल न्यूक्लियर वॉर बिटवीन द 2 कंट्रीज। अब जो जॉन एफ कैनेडी थे, उन्होंने, उनके एडवाइजर्स ने बोला कि भाई ये जो न्यूक्लियर वॉर है, भाई पहली बात तो ना वो चाहते थे कि वो भी कुछ फिर उनको उनके हिसाब से उनको या तो वार्निंग दे या तो इस वॉर को रोका जाए, नहीं तो फिर वो भी हमला करेंगे, वो भी चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वॉरशिप्स एंड इंटरसेप्ट एनी सोवियत शिप हेडिंग टू क्यूबा एज अ वे ऑफ वार्निंग द यूएसएसआर ऑफ इट्स सीरियसनेस। तो कैनेडी जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने अपने जो ऑफिसर्स थे उनको बोला कि वो यूएसएसआर को वार्निंग दे कि वो अपनी सारी मिसाइल्स वगैरह वहाँ से हटा लें, अपने शिप्स वापस ले लें, नहीं तो वो भी कुछ एक्शन लेंगे। अ क्लैश सीम्ड इमिनेंट इन व्हाट केम टू बी नोन एज क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो जो झगड़ा होने वाला था वो बिल्कुल ऐसा, जो संकट था बिल्कुल नज़दीक आ चुका था। ठीक है, जिसको उन्होंने नाम दिया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। द प्रोस्पेक्टस ऑफ दिस क्लैश मेड द होल वर्ल्ड नर्वस। ये जो क्लैश होने वाला था ना, जो लड़ाई होने वाली थी दोनों के बीच, इससे पूरी दुनिया नर्वस हो रही थी। क्यों? क्योंकि उन्हीं दोनों पे असर नहीं पड़ता, पूरी दुनिया पे असर पड़ता इस लड़ाई का। For it would have been no ordinary war, क्योंकि ये कोई बहुत साधारण सा वॉर नहीं था। Eventually, to the world's great relief, both sides decided to avoid war। पर फिर क्या हुआ? दोनों साइड्स में वॉर को अवॉइड करने का डिसाइड किया, जो कि एक बहुत बड़ा संतोष था पूरे दुनिया के लिए, बहुत ही रिलीफ था। द सोवियत शिप्स स्लोड डाउन एंड टर्न बैक। जो यूएसएसआर जो शिप्स भेज रहा था अटैक करने के लिए अमेरिका पे, उन्होंने उनको वापस ले लिया। द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज अ हाई पॉइंट ऑफ व्हाट कम टू बी नोन एज कोल्ड वॉर। जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ, ये वॉज अ हाई पॉइंट व्हाट केम टू बी नोन एज, मतलब जो क्यूबन मिसाइल्स को वापस लिया गया और उनको हटाया गया, इसी को कोल्ड वॉर का नाम दिया गया, क्योंकि लड़ाई नहीं हुई, वहीं पे शांत हो गई। ठीक है, द कोल्ड वॉर रेफर्ड एज द कॉम्पिटिशन ऑफ द टेंशन एंड सीरीज ऑफ confrontations between the United States and
सोवियत यूनियन बैक्ड बाय देयर रिस्पेक्टिव एलीज। ठीक है, तो जो कोल्ड वॉर था उसको हम बोल सकते हैं कि दो उनके बीच में, कंट्रीज़ के बीच में एक कॉन्टिन्यू टेंशन्स चल रहे थे। दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में मतलब सब टेंशन्स और मतभेद चल रहे थे। ठीक है, पर उन्होंने बाद में ये लड़ाई नहीं की। फॉर्चुनेटली हाउएवर इट नेवर एस्केलेटेड इनटू हॉट वॉर। ये तो शुक्र है कि ये हॉट वॉर में चेंज नहीं हुआ। दैट इज़ अ फुल स्केल वॉर बिटवीन between these two parts. There were war in various regions with the two parts and their allies involved in the warfare and in supporting regional allies, but at least the world avoided another global war. ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं इनका कहीं कहीं रीजनल वॉर्स तो बहुत हुए हैं अलग जगह, पर थैंक गॉड कि एक ग्लोबल वॉर होने से बच गया। ठीक है, तो अगर ये ग्लोबल वॉर हो जाता तो बहुत बड़ा नुकसान होता, क्योंकि दुनिया पहले ही 2 वर्ल्ड वॉर देख चुकी थी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर था उन 2 वर्ल्ड वॉर के बाद हम सब इतनी जो कंट्रीज़ उनमें इन्वॉल्व थी या जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व नहीं थी उन सब की इकनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। तो इस वजह से जो अदर कंट्रीज थी वो भी बहुत नर्वस थी कि ये वॉर ना हो जाए। द कोल्ड वॉर वॉज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ पावर ऑफ राइवलरीज। कोल्ड वॉर एक कोई साधारण सा मैटर नहीं है कि भाई है ना उसको हम ऐसे ही निगलेक्ट कर दें। ऑफ मिलिट्री अलायंसेस एंड द बैलेंस ऑफ पावर। हम ये नहीं कह सकते कि भाई उनकी मिलिट्री अब शांत हो गई है या पावर उनकी बैलेंस हो गई है। देयर वर कंपनीड बाय द रियल आइडियोलॉजी की कन्फ्लिक्ट। उनकी आइडियोलॉजी में मतभेद होता है। अ डिफरेंस ओवर द बेस्ट एंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनके ना अ डिफरेंस ओवर द बेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ द और उनके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल लाइफ सब चीज़ों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। वेस्टर्न अलायंस हेडेड बाय यूएस। जो वेस्टर्न अलायंसेस हैं उनको यूएस देखता है, रिप्रेजेंट बाय द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। अब देखो यूएस में जो आइडियोलॉजी चलती है वो क्या है, लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म। ठीक है, तो लिबरलिज्म का मतलब होता है पूरी तरीके से आज़ादी, और कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे पूंजीवाद को यानी कि कैपिटल यानी कि पैसे को पहले रखा गया है, प्रायोरिटी दी गई है। प्रायोरिटी यानी कि आपने 11th में पढ़ा होगा कि कोई हर कंट्री की अलग अलग टाइप की इकोनॉमी होती है। कोई कहीं पे कैपिटलिज्म होता है, कहीं पे मिक्स्ड इकोनॉमी होती है, जैसे इंडिया की है, यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से। और ईस्टर्न अलायंसेस हेडेड बाय सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर। ईस्टर्न अलायंसेस को यूएसएसआर देखता था, पर वहाँ पे आइडियोलॉजी जो होती है सोशलिज्म और कम्युनिज्म की होती है। सोशलिज्म यानी कि जहाँ पे सबको साथ लेके चला जाता है, और कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जहाँ पे ना मतलब वहाँ पे जो पैसा होता है वो जिसके मतलब ऐसा होता है वहाँ पे प्राइवेट फर्म्स ज़्यादा होती हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट फर्म्स नहीं होती। और सोशलिज्म में गवर्नमेंट फर्म्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, वहाँ पे सबको साथ लेके चला जाता है। ठीक है, और वहाँ पे कम्युनिज्म था। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस आइडियोलॉजी इन क्लास 9th। आपने क्लास 9th में इन आइडियोलॉजीज़ के बारे में पढ़ा होगा। ये जो आइडियोलॉजीज़ हैं ये इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल साइंस में यही सब पढ़ाया जाता है, और कि कैसे कोई कंट्री में किस आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाता है, किस आइडियोलॉजी और प्रिंसिपल्स पे किसी कंट्री की पॉलिटिक्स और पॉलिटी चल रही है, गवर्नमेंट चल रही है, तो ये सब डिसाइड होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।
आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे फीडबैक देना।